अगर आपने इस सीरीज के पिछले पार्ट मिस कर दिए हैं तो उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्टोरी का पूरा मजा लेने के लिए पहले उन्हें जरूर देख लें। अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। पैंगहू पूरे घमंड के साथ मैदान के बीच खड़ा था। अपने विशाल हथौड़े को कंधे पर रखते हुए उसने चेन दू की तरफ देखा और दहाड़ते हुए कहा, बच्चे तैयार हो, मेरे पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन दूसरी तरफ चेंदू बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चारों ओर हल्की नीली ऊर्जा तैर रही थी। उसने बिना घबराए सिर्फ इतना कहा, यह तो वक्त ही बताएगा। अगले ही पल पैंगहू ने अपना विशाल हथौड़ा पूरी ताकत से घुमा दिया। हथौड़ा हवा को चीरता हुआ चेंदू के चेहरे के बेहद करीब से गुजरा, लेकिन चेंदू की आंखों में डर का नामो निशान तक नहीं था। पैंगहू ने लगातार दूसरा वार करते हुए चिल्लाया, तुम बहुत धीमे हो। उसे पूरा भरोसा था कि यह हमला चेंदू को खत्म कर देगा। बाहर खड़े छात्र भी यही सोच रहे थे। इस स्पीड का फर्क देखो। चेंदू का लाइफ स्ट्रेंथ पैंगहू से पूरा एक लेवल कम है। वह ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। एक और छात्र ने गंभीर होकर कहा, लाइफ स्ट्रेंथ में सिर्फ 0.1 का फर्क भी लड़ाई का नतीजा बदल देता है। यहां तो पूरे एक लेवल का अंतर है। लेकिन तभी उसकी नजर स्क्रीन पर गई और वह अचानक चौंक उठा। रुको, लेवल 5.2। उसकी आंखें फैल गईं। कल तक चेंदू का लाइफ स्ट्रेंथ सिर्फ 5.1 था। सिर्फ एक दिन में यह 5.2 कैसे हो गया? उधर पैंगहू को लगा कि उसका हमला सफल हो चुका है। वह जोर से हंसते हुए बोला, तुम हार गए, हा हा हा। लेकिन अगले ही सेकंड उसकी हंसी उसके गले में अटक गई। जहां उसे चेंदू दिखाई देना चाहिए था वहां कोई नहीं था। चेंदू उसकी नजरों से गायब हो चुका था। उसने इतनी तेजी से पैंगहू के हमले को चकमा दिया कि किसी को उसकी हरकत तक दिखाई नहीं दी। जैसे ही हथौड़ा जमीन से टकराया, पैंगहू का चेहरा बदल गया। उसके माथे पर पसीना आ गया और वह अविश्वास से चिल्ला उठा, क्या? उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जिस लड़के को वह अभी तक कमजोर समझ रहा था, उसने एक ही पल में पूरी बाजी पलट दी थी। पैंगहू अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी सभी की नजर चेंडू पर गई। वह घुटनों के बल झुका हुआ अपनी छोटी सुनहरी तलवार को थामे खड़ा था, मानो किसी खास तकनीक को तैयार कर रहा हो। पैंगहू को लगा कि यह सिर्फ दिखावा है और वह अगले ही पल चेंडू को कुचल देगा। लेकिन तभी चेंडू के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। अगले ही पल पूरे हॉल में नीली ऊर्जा की एक तेज लहर फैल गई। क्या? पैंगहू के मुंह से चीख निकल गई। चेंडू बिजली जैसी रफ्तार से आगे बढ़ा और अपनी तलवार को नीचे से ऊपर की तरफ घुमा दिया। अज़ोर ड्रैगन थ्रस्ट। नीली ऊर्जा की एक तेज धार सीधी पैंगहू के शरीर से टकराई और उसे हवा में उछालकर ऊपर ले गई। हवा में लटकते हुए पैंगहू की आंखें फैल गईं। ये क्या बकवास है? नीचे खड़े सभी छात्र हैरानी से यह दृश्य देख रहे थे। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि चेंडू जैसा नया छात्र एक ही वार में पैंगहू को हवा में उड़ा देगा। अगले ही सेकंड एक जोरदार धमाका हुआ। पैंगहू सीधा पीठ के बल जमीन पर आ गिरा। पूरा कॉम्बैट हॉल सन्नाटे में डूब गया। तभी इंस्ट्रक्टर तेजी से आगे बढ़े और चेंडू की तलवार वाले हाथ को पकड़ लिया। उनकी आंखों में साफ हैरानी दिखाई दे रही थी। एज़ोर ड्रैगन थ्रस्ट। उन्होंने अविश्वास से पूछा, क्या तुम्हारी मार्शल स्किल फर्स्ट ऑर्डर परफेक्शन तक पहुंच गई है? चेंडू ने बिल्कुल सहज भाव से जवाब दिया, जी, कल रात ही मेरा ब्रेक थ्रू हुआ है। कल रात? इंस्ट्रक्टर पूरी तरह चौंक गए। सिर्फ एक रात में सीधे 90% तक पहुंच जाना, यह कैसे संभव है? उन्हें अपनी ही बात पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ पल तक वह चेंडू का हाथ पकड़े खड़े रहे। तभी चेंडू ने मासूमियत से उनकी तरफ देखा और धीरे से बोला, शिक्षक। तब जाकर इंस्ट्रक्टर को एहसास हुआ कि वह अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए हैं। उन्होंने तुरंत हाथ छोड़ा, गहरी सांस ली और पूरी क्लास की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में घोषणा की, विजेता चेंडू। ये सुनते ही पूरे हॉल में हलचल मच गई। किसी ने नहीं सोचा था कि नया आया छात्र आते ही टॉप 10 की सीट के मालिक पैंगहू को इतनी आसानी से हरा देगा। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। चेंडू की जीत ने पूरे हॉल को हिलाकर रख दिया था। तभी भीड़ में से एक हैरान आवाज गूंजी कि वह सच में जीत गया, जबकि दोनों के बीच पूरे एक लेवल का अंतर था। एक छात्र अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर अविश्वास से सोचने लगा कि सिर्फ एक ही वार में मुकाबला खत्म हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि चेंडू वास्तव में इतना बड़ा जीनियस निकलेगा। इसी दौरान इंस्ट्रक्टर आगे बढ़ा और चेंडू से पूछा कि उसने सीट नंबर 10 हासिल कर ली है, तो क्या वह आगे भी किसी को चुनौती देना चाहता है? लेकिन चेंडू ने बिना एक पल गंवाए साफ मना कर दिया। उसके मन में पहले से ही हिसाब चल रहा था। अगर वह कुछ और रैंक ऊपर भी चला जाता तो मिलने वाले संसाधनों में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसलिए
उसने अपनी ताकत बचाकर रखने का फैसला किया। उसकी इस शानदार जीत के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो छात्र कुछ देर पहले उसे कमजोर समझ रहे थे, वही अब उससे दोस्ती करने के लिए उत्सुक थे। एक छात्र तुरंत अपना फोन लेकर आया और बोला कि चलो वी चैट पर एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं, आखिर अब वे क्लासमेट्स थे। इतना सुनते ही बाकी छात्र भी उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। हर कोई उससे संपर्क बनाना चाहता था। इस अचानक मिली लोकप्रियता से चेंडू खुद थोड़ा असहज हो गया और बस हल्की मुस्कान के साथ सबको जवाब देता रहा। तभी एक भारी भरकम छात्र, जिसने पहले उसका मजाक उड़ाया था, डर के मारे उसके सामने झुक गया। उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए चेंडू से कहा कि वह पुरानी बातों को दिल पर न ले और उसे माफ कर दे। ये देखकर चेंडू मन ही मन मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ गया था कि लोग ताकत देखकर कितनी जल्दी अपना रवैया बदल लेते हैं। इसी शोर शराबे के बीच वह इंस्ट्रक्टर भीड़ को शांत नजरों से देख रहा था। फिर उसकी गंभीर आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। चेंडू, क्लास खत्म होने के बाद मेरे ऑफिस में आना। ये सुनते ही चेंडू ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अभी अभी उसने टॉप 10 में जगह बनाई थी, लेकिन अब इंस्ट्रक्टर उसे अलग से क्यों बुला रहा था? यही सवाल उसके मन में घूमने लगा। चेंडू और लिंग यूनो सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच गए। बाहर का माहौल पूरी तरह शांत था, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, अंदर से गंभीर आवाज आई, अंदर आ जाओ। अनुमति मिलते ही दोनों कमरे में दाखिल हुए। प्रिंसिपल अपनी मेज के पीछे बैठे कुछ कागजात देख रहे थे। तभी लिंग युन बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आ गया। प्रिंसिपल, क्या हमारे इकोलॉजिकल जोन में माउंट एवरेस्ट मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी और माउंट आई मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट स्लॉट अभी भी बचा है? उसका सवाल सुनकर प्रिंसिपल थोड़े हैरान रह गए। उन्होंने दोनों को बैठने का इशारा किया और पूछा कि आखिर वह ऐसा क्यों जानना चाहता है। इस पर लिंग युन ने बिल्कुल गंभीर स्वर में कहा कि वह चाहता है चेंडू एक बार कोशिश करे। शायद वह स्पेशल रिक्रूटमेंट के जरिए उन महान विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के योग्य साबित हो सके। यह सुनते ही प्रिंसिपल कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने समझाना शुरू किया कि माउंट एवरेस्ट और माउंट आई दोनों देश की 8 महान मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती हैं। वहां प्रवेश पाना आसान नहीं था। न्यूनतम योग्यता ही फर्स्ट ऑर्डर परफेक्शन थी। ये कहते हुए उनकी नजर चेंडू पर टिक गई। उनके अनुसार चेंडू उस स्तर से सिर्फ 1% दूर था, लेकिन असली समस्या यही थी। आखिरी 1% की दूरी ही सबसे कठिन होती है। अनगिनत प्रतिभाशाली छात्र इसी अंतिम बाधा के सामने रुक जाते थे, लेकिन लिंग युन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत कहा, प्रिंसिपल, बातें तो बहुत हो गईं। आपके पास मार्शल स्किल की दक्षता मापने वाला टेस्टिंग डिवाइस मौजूद है। क्यों ना हम अभी उसका परीक्षण कर लें? प्रिंसिपल ने एक लंबी सांस छोड़ी और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। लिंग युन, तुम्हें हर चीज जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत है। फिर उन्होंने कमरे के एक कोने की तरफ इशारा किया जहां एक विशेष परीक्षण मशीन रखी हुई थी। उन्होंने बताया कि यह डिवाइस फर्स्ट ऑर्डर एडवांस्ड स्तर तक की रीडिंग माप सकता है और छात्रों की जांच के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इतना सुनते ही लिंग युन ने तुरंत चेंडू को आगे बढ़ाया। चेंडू, वही वार दोबारा करो जो तुमने सीट बैटल के दौरान इस्तेमाल किया था। मशीन के सही हिस्से पर सीधा हमला करना। यह सुनकर चेंडू बिना कुछ बोले मशीन के सामने जाकर खड़ा हो गया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। लिंग युन, प्रिंसिपल और वहां मौजूद बाकी लोग उसकी ओर देखने लगे। सभी की निगाहें उसी पर टिकी थीं। चेंडू ने धीरे धीरे अपनी सांसों को नियंत्रित किया। उसकी सारी ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित होने लगी। अगले ही पल उसकी आंखों में एक तीखी चमक उभर आई। उसकी नजरें सीधे लक्ष्य पर जमी हुई थीं। वह अपने जीवन का अब तक का सबसे शक्तिशाली प्रहार करने की तैयारी कर चुका था। चेंडू ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक साथ झिझक भी थी और अटूट आत्मविश्वास भी। कुछ ही क्षणों बाद उसने अपनी सारी शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित किया और बिना किसी हिचकिचाहट के हवा में छलांग लगा दी। अगले ही पल उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, अजूर ड्रैगन थ्रस्ट। जैसे ही तलवार आगे बढ़ी, नीली ऊर्जा का एक विस्फोटक सैलाब फूट पड़ा। भयंकर शक्ति सीधे टेस्टिंग डिवाइस से टकराई और एक जोरदार धमाके के साथ पूरी मशीन बुरी तरह टूट गई। यह दृश्य देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। दूसरी तरफ प्रिंसिपल भी अपनी सीट से लगभग उछल पड़े। उनके हाथ में पकड़ा चाय का कप तक हिल गया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि चेंडू का हमला इतना शक्तिशाली होगा। तभी बगल में खड़े शिक्षक ने उत्साहित स्वर में कहा कि कल दोपहर तक चेंडू केवल एडवांस्ड स्टेज पर था, लेकिन सिर्फ एक रात के भीतर उसने वह सीमा पार कर ली थी। अब वह आधिकारिक रूप से फर्स्ट ऑर्डर परफेक्शन के स्तर पर पहुंच चुका था। जब धुआं धीरे धीरे छंटा, तब चेंडू ने सामने का दृश्य देखा।
पूरी टेस्टिंग मशीन टूट चुकी थी। ये देखकर वह खुद भी थोड़ा घबरा गया। उसने सिर खुजलाते हुए संकोच से कहा कि उसे सच में नहीं पता था कि उसका हमला मशीन को ही नष्ट कर देगा, लेकिन उसकी बात सुनकर वहां मौजूद शिक्षक और भी ज्यादा उत्साहित हो गए। उन्होंने गर्व से कहा कि चेंडू निश्चित रूप से मार्शल आर्ट्स का एक असाधारण जीनियस है। उसकी लड़ने की समझ और युद्ध प्रवृत्ति सामान्य छात्रों से बिल्कुल अलग थी। शिक्षक ने आगे कहा कि अपने पूरे शिक्षण जीवन में उन्होंने ऐसा छात्र कभी नहीं देखा जिसकी कॉम्बैट सेंस इतनी परिपक्व हो। चेंडू को देखकर ऐसा महसूस होता था मानो उसने अनगिनत जीवन मरण की लड़ाइयां लड़ी हों। प्रिंसिपल भी अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुके थे। उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद एक बड़ा फैसला सुनाया। उनके अनुसार चेंडू मार्शल आर्ट्स का एक दुर्लभ प्रतिभाशाली छात्र था और उसकी ट्रेनिंग को अब सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि आज से चेंडू को वहीं सभी संसाधन और सुविधाएं दी जाएंगी जो क्लास के सीट नंबर 1 छात्र को मिलती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि स्पेशल रिक्रूटमेंट की पूरी प्रक्रिया वह स्वयं संभालेंगे। लेकिन इसके बदले उन्होंने चेंडू से एक बड़ी उम्मीद भी रखी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि आने वाले 100 सिटीज टूर्नामेंट में उसे हर हाल में टॉप 3 के अंदर जगह बनानी होगी। अगर वह ऐसा करने में सफल रहा तो उसका भविष्य पूरी तरह बदल जाएगा। यह सब सुनकर चेंडू कुछ क्षणों तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने मासूमियत से अपना हाथ उठाया और थोड़ी हैरानी के साथ पूछा, टीचर, प्रिंसिपल सर, यह स्पेशल रिक्रूटमेंट आखिर होता क्या है? यह सवाल सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोगों की नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। आखिर इतने बड़े मौके के बारे में चेंडू को अभी तक कुछ भी पता नहीं था। अभी कोच ने गंभीर नजरों से चेंडू की तरफ देखते हुए कहा कि अगर वह देश के 8 महान मार्शल आर्ट्स स्कूलों में से किसी एक में दाखिला लेना चाहता है तो उसकी लाइफ स्ट्रेंथ कम से कम 6.5 तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन अगले ही पल उन्होंने सिर हिलाते हुए साफ कर दिया कि चेंडू की मौजूदा प्रगति को देखते हुए परीक्षा से पहले उस स्तर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। हालांकि इसके बाद कोच ने उसे एक दूसरा रास्ता भी बताया। उन्होंने कहा कि स्पेशल रिक्रूटमेंट के जरिए भी उन महान यूनिवर्सिटीज में प्रवेश पाया जा सकता है। इसके लिए चेंडू को परीक्षा से पहले अपनी मार्शल स्किल को फर्स्ट ऑन ऑर्डर परफेक्शन तक पहुंचाना होगा। अगर वह यह कर लेता है तो 100 सिटीज टूर्नामेंट खत्म होने के बाद माउंट एवरेस्ट और माउंट आई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स खुद उसका परीक्षण करेंगे। यह सुनकर चेंडू कुछ देर सोच में पड़ गया। उसने अपनी हथेलियों की तरफ देखा और फिर शांत स्वर में पूछा, अगर मैं स्पेशल रिक्रूटमेंट पास कर लूं तो क्या उसके बाद भी सामान्य कॉलेज प्रवेश परीक्षा दे सकता हूं? उसका सवाल सुनकर कोच थोड़े हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि आखिर उसके मन में ऐसा सवाल क्यों आया। क्या वह पहले से किसी खास यूनिवर्सिटी में जाने की सोच रहा था? आखिर देश के 8 महान स्कूल लगभग समान स्तर के संसाधन और अवसर प्रदान करते थे। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर चेंडू की आंखों में एक अलग ही दृढ़ता दिखाई दी। उसने बिना झिझक जवाब दिया, अगर मौका मिला तो मैं हुआंगशन मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में जाना चाहूंगा। जैसे ही उसने यह नाम लिया उसके मन में 6 साल पुरानी यादें फिर से जाग उठीं। वह एक ऐसी रात थी जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। 6 साल पहले हुक्सी शहर के युनलई जिले पर अचानक विशालकाय राक्षसों ने हमला कर दिया था। पूरा इलाका चीखों और तबाही से भर गया था। ऊंची ऊंची इमारतें एक के बाद एक ढह रही थीं और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। खतरे की खबर मिलते ही शहर की डिफेंस फोर्स और आसपास के इलाकों के योद्धा तुरंत युद्ध के मैदान में उतर गए। आसमान बिजली की चमक से जगमगा रहा था। बहादुर सैनिक अपनी तलवारों और हथियारों के साथ उन विशाल राक्षसों से भिड़ गए थे। लेकिन दुश्मन की ताकत और संख्या दोनों ही बहुत ज्यादा थीं। कुछ ही समय में पूरा इलाका मलबे में बदल गया। हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने उस भयानक आपदा में अपनी जान गंवा दी। और उन्हीं लोगों के बीच चेंडू ने भी कुछ ऐसा खोया था जिसे वह कभी वापस नहीं पा सकता था। वह दर्द, वह तबाही और उन राक्षसों के खिलाफ उसकी नफरत आज भी उसके दिल में जिंदा थी। इसीलिए हुआंगशन मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी उसके लिए सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, वह उसके सपनों की मंजिल थी। वह जगह जहां पहुंचकर वह खुद को इतना शक्तिशाली बनाना चाहता था कि भविष्य में फिर कभी किसी को उस तरह की तबाही का सामना न करना पड़े। सामने खड़े चेंडू की आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। जब उसे पूछा गया कि वह आखिर इतना आगे क्यों बढ़ना चाहता है तो उसने बिना किसी दिखावे के बहुत शांत आवाज में अपना जवाब दिया। वह बोला कि उसकी बस एक ही इच्छा है, उसका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। फिर उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर भविष्य में कभी लियांग सिटी किसी खतरे में पड़ती है तो वह इतना शक्तिशाली बनना चाहता है कि तुरंत वापस आकर अपने परिवार और शहर की रक्षा कर सके। उसकी यह बात सुनकर वहां मौजूद शिक्षक कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए।
उन्होंने चेंडू को गौर से देखा और महसूस किया कि उसकी सोच उसकी उम्र के बाकी छात्रों से बिल्कुल अलग थी। शिक्षक ने कहा कि आमतौर पर ऐसी बातें वही लोग सोचते हैं जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ खोया हो। फिर उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी तारीफ करते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा दायित्व अपने ऊपर लेने का साहस हर किसी में नहीं होता। कुछ देर बाद चेंडू ने अपनी एक और उलझन सामने रखी। उसने पूछा कि क्या वह माउंट एवरेस्ट और माउंट आई यूनिवर्सिटी को बैकअप विकल्प के रूप में रख सकता है। अगर उसका चयन हुआंगशन मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो वह उन दोनों में से किसी एक में दाखिला ले लेगा। लेकिन यह सुनकर प्रिंसिपल ने सिर हिला दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया कि ऐसा संभव नहीं है। एक बार कोई छात्र स्पेशल रिक्रूटमेंट पास कर लेता है तो उसे उस यूनिवर्सिटी के साथ एक बाध्यकारी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होते हैं। उसके बाद वह दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं चुन सकता। इसके बाद शिक्षक ने चेंडू को पूरा हिसाब समझाया। उन्होंने बताया कि अगर वह 100 सिटीज टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करता है तो माउंट एवरेस्ट और माउंट आई जैसी यूनिवर्सिटीज में उसका चयन लगभग तय माना जाएगा। स्पेशल रिक्रूटमेंट के जरिए उसे लगभग 100 अंकों तक का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर वह यह रास्ता नहीं चुनता तो उसे सामान्य प्रवेश परीक्षा देनी होगी। उस स्थिति में उसकी लाइफ स्ट्रेंथ कम से कम 6.5 तक पहुंचनी चाहिए और परीक्षा में अधिकतम केवल 30 अंकों की छूट मिलती है। एक अनुभवी शिक्षक होने के नाते उन्होंने आखिरी बार उसे समझाया कि उसे अपने भविष्य के साथ अनावश्यक जोखिम नहीं लेना चाहिए। सारी बातें सुनने के बाद चेंडू कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। उसने सम्मान के साथ सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद टीचर। धन्यवाद प्रिंसिपल सर। मैं इस बारे में अच्छे से सोचूंगा। बात खत्म होने के बाद वह अपना बैग कंधे पर टांगकर स्कूल के मुख्य द्वार से बाहर निकल आया। सड़क पर बाकी छात्र अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन चेंडू का ध्यान कहीं और था। चलते चलते वह मन ही मन आने वाले समय की गणना करने लगा। 100 सिटीज टूर्नामेंट अभी होना बाकी था और स्पेशल रिक्रूटमेंट उसकी समाप्ति के बाद शुरू होने वाली थी। इसका मतलब था कि उसके पास अभी भी 1 महीने से ज्यादा का समय मौजूद था और चेंडू अच्छी तरह जानता था कि 1 महीने में बहुत कुछ बदल सकता है। उसने अपने मन में एक बड़ा फैसला कर लिया। सड़क पार करते हुए उसने खुद से कहा कि आज से वे स्कूल द्वारा दिए गए मार्शल आर्ट्स चैम्बर में ही रहेगा और अपनी पूरी ऊर्जा ताकत बढ़ाने पर लगाएगा। उसके पास समय बहुत कम था। 100 सिटीज टूर्नामेंट करीब आ रहा था और अगर उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना था तो हर दिन कीमती था। जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हुए वह आगे की योजना बनाने लगा। उसने सोचा कि अब केवल सामान्य प्रशिक्षण काफी नहीं होगा। उसे अपनी लाइफ स्ट्रेंथ बढ़ाने की गति तेज करनी पड़ेगी। इसलिए वह कुछ विशेष दवाओं का सहारा लेने वाला था और जिस चीज की उसे जरूरत थी वह टेक मार्शल हॉल के अधिकार क्षेत्र में आसानी से मिल सकती थी। चलते चलते उसके मन में इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों का ख्याल आया। पूरी मानव सभ्यता की रक्षा 3 महान संगठनों के हाथों में थी। सबसे पहले था एक्सट्रीम मार्शल हॉल। यह संगठन दूसरी दुनिया की सभ्यताओं और बाहरी खतरों के खिलाफ मानवता की पहली रक्षा पंक्ति माना जाता था। दूसरा था टेक मार्शल हॉल। इसका उद्देश्य युद्ध लड़ना नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की ताकत और विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना था। और तीसरा था वॉरियर अलायंस। यह संगठन पूरी दुनिया में कानून व्यवस्था और न्याय बनाए रखने की जिम्मेदारी संभालता था। इन तीनों शक्तियों में से टेक मार्शल हॉल का नाम आते ही चेन डू के मन में उसके संस्थापक ड्यूरागस का चेहरा उभर आया। ड्यूरागस को दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली इंसान माना जाता था। भले ही वह सर्वोच्च योद्धा यान से थोड़े कमजोर थे, लेकिन मानव सभ्यता के विकास में उनका योगदान बेमिसाल था। इन्हीं विचारों में खोया हुआ चेंडू जल्द ही टेक मार्शल हॉल की विशाल और आधुनिक इमारत के सामने पहुंच गया। बिना रुके वह सीधे अंदर चला गया। अंदर प्रवेश करते ही नीली यूनिफॉर्म पहने एक रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। स्वागत है। आपकी सहायता करना हमारे लिए सम्मान की बात है। लेकिन चेंडू यहां किसी औपचारिकता के लिए नहीं आया था। वह सीधे काउंटर तक पहुंचा और बिना किसी झिझक के अपनी मांग रख दी। नमस्ते, मुझे ठंडा ब्लड पिल्स के 3 बॉक्स चाहिए। उसकी बात सुनते ही रिसेप्शनिस्ट का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह अविश्वास से चेंडू को देखने लगी। ठंडा ब्लड पिल्स? उसकी आवाज में साफ हैरानी थी। आखिर यह कोई साधारण दवा नहीं थी। आम छात्र तो उसका नाम सुनकर ही पीछे हट जाते थे, लेकिन सामने खड़ा यह युवा लड़का सीधे एक नहीं बल्कि 3 बॉक्स खरीदने की बात कर रहा था। और यही बात रिसेप्शनिस्ट को सबसे ज्यादा चौंका रही थी। टेक मार्शल हॉल में पहुंचते ही एमसी ने सीधे काउंटर पर जाकर कहा कि उसे ठंडा ब्लड पिल्स के 3 डिब्बे चाहिए। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद महिला असिस्टेंट एक पल के लिए हैरान रह गई।
उसने तुरंत समझाया कि यह कोई साधारण दवा नहीं है और इसे सीधे खरीदा नहीं जा सकता। उसने एएमसी को बताया कि ठंडा ब्लड पिल प्री वॉरियर्स के लिए सबसे बेहतरीन दवाओं में से एक मानी जाती है, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी है। जैसे ही यह शरीर के अंदर जाती है, इसकी ऊर्जा बिजली में बदलकर नसों में दौड़ने लगती है। इसी वजह से इसे खरीदने से पहले हर व्यक्ति को एक एंड्योरेंस टेस्ट पास करना पड़ता है। इसके बाद वह एएमसी को लैब के अंदर ले गई और आगे चेतावनी देते हुए बोली कि अगर दवा लेने के बाद अगले 30 मिनट तक पूरा मानसिक नियंत्रण बनाए न रखा जाए तो वह बिजली बेकाबू हो सकती है, जिससे जान का खतरा भी पैदा हो सकता है। इसी कारण यह टेस्ट सभी के लिए अनिवार्य था। जब सारी बातें समझा दी गईं, तो असिस्टेंट ने मशीन चालू करने से पहले पूछा, मिस्टर चेन, अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो मैं टेस्ट शुरू करूं। लेकिन एएमसी बिल्कुल शांत था। उसने बिना किसी डर के जवाब दिया, मैं तैयार हूं। अगले ही पल उसने अपना हाथ टेस्टिंग टर्मिनल पर रखा और मशीन एक्टिव हो गई। असिस्टेंट को पूरा यकीन था कि इतनी दर्दनाक परीक्षा के दौरान एएमसी बुरी तरह तड़पेगा, लेकिन जो हुआ उसने उसे पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। टेस्ट खत्म होने के बाद एमसी ऐसे बाहर निकलने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर दर्द का एक भी निशान नहीं था। यह देखकर असिस्टेंट के होश उड़ गए। उसे अपनी ही मशीन पर शक होने लगा। उसने तुरंत फोन उठाया और टेक डिपार्टमेंट को कॉल करते हुए कहा, हेलो, मुझे लगता है कि थंडर ब्लड पिल टेस्टिंग मशीन में कोई खराबी आ गई है। दूसरी तरफ दवा खरीदने के बाद एमसी सीधे अपने प्राइवेट मार्शल चैम्बर में पहुंचा। वहां बैठकर उसने दवा के निर्देश ध्यान से पढ़े। उसमें लिखा था, रोज 1 गोली, 10 दिन का एक साइकिल, एक बार में अधिकतम 3 गोलियां। 3 गोलियां साथ लेने पर दर्द एक गोली से 5 गुना ज्यादा। 3 से 5 साइकिल्स के बाद शरीर में रेजिस्टेंस विकसित हो जाती है और असर कम होने लगता है। निर्देश पढ़ने के बाद एमसी ने अपनी हथेली में 3 नीली गोलियां रखीं और मन ही मन सोचने लगा। दुकान में जो एंड्योरेंस टेस्ट हुआ था उसका दर्द तो सिर्फ आधी गोली के बराबर था, यानी वह कुछ खास नहीं था। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान उभर आई। बिना एक पल की हिचकिचाहट के उसने तीनों ठंडा ब्लड पिल्स एक साथ अपने मुंह में डाल ली और मन ही मन बोला, अगर 3 गोलियां साथ खाने से टेस्ट से 10 गुना ज्यादा दर्द होगा तो होने दो, सब ठीक रहेगा। तीनों ठंडा ब्लड पिल्स एक साथ निगलने के अगले ही पल पूरे कमरे में नीली और सफेद बिजली की कड़कड़ाहट गूंज उठी। एमसी का पूरा शरीर भयानक बिजली की चपेट में आ गया। उसने अपने दांत भींच लिए और दर्द से कराहते हुए उस बेकाबू ऊर्जा को अपने शरीर में समाने की कोशिश करने लगा। ऐसा लग रहा था मानो बिजली का हर झटका उसके पूरे शरीर को अंदर तक चीर रहा हो। लेकिन तभी उस असहनीय दर्द के बीच भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। उसकी आंखों में चुनौती साफ दिखाई दे रही थी। उसने दर्द को सहते हुए कहा, बस इतना ही। हालांकि यह ताकत इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं थी। जैसे जैसे बिजली शांत हुई, एमसी पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। उसका शरीर बुरी तरह थक गया और वह सिर झुकाकर भारी भारी सांसें लेने लगा। उसी समय उसके सामने सिस्टम की एक वर्चुअल स्क्रीन दिखाई दी। बधाई हो होस्ट, आपकी लाइफ स्ट्रेंथ लेवल 5.2 से बढ़कर 5.3 हो गई है। यह संदेश देखते ही उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान लौट आई। उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए मन ही मन कहा, बहुत बढ़िया, अब मैं लेवल 6.5 के एक कदम और करीब पहुंच गया हूं। वह सोचने लगा कि अगर इसी रफ्तार से उसकी ताकत बढ़ती रही तो शायद उसे स्पेशल रिक्रूटमेंट के सहारे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर जमीन पर पड़े थंडर ब्लड पिल्स के खाली डिब्बों पर गई। तभी उसने अपने खर्च का हिसाब लगाना शुरू किया। उसने सोचा था कि ये दवाइयां पूरा महीना चलेंगी, लेकिन 3-3 गोलियां एक साथ खाने की वजह से उनका स्टॉक सिर्फ 10 दिनों में खत्म हो जाएगा। उसके पास मौजूद पैसे भी ज्यादा से ज्यादा केवल 55 दिनों तक ही उसका साथ दे सकते थे। यह सोचकर वह थककर फर्श पर बैठ गया और मन ही मन एक बड़ा फैसला लिया। इसका मतलब मुझे 100 सिटीज टूर्नामेंट में हर हाल में टॉप 2 में जगह बनानी होगी। केवल तभी मुझे इतनी प्राइज मनी मिलेगी कि मैं अपनी ट्रेनिंग बिना रुके जारी रख सकूं। लेकिन दवा के साइड इफेक्ट्स अभी खत्म नहीं हुए थे। अचानक उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया और वह सीधे फर्श पर गिर पड़ा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि ठंडा ब्लड पिल्स का असर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक था। उसने मन ही मन कहा, मुझे नहीं लगा था कि इसके साइड इफेक्ट्स इतने गंभीर होंगे। लगता है मेरे शरीर के अंदर दौड़ रही बिजली ने मुझे कुछ समय के लिए पैरालाइज कर दिया है। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी आंखें बंद की, हल्की सी मुस्कान दी और खुद से कहा, अगर अभी मेरा शरीर ट्रेनिंग नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को और मजबूत करूंगा। क्रिस्टल स्पेस, मैं आ रहा हूं।
तीनों ठंडा ब्लड पिल्स का असर झेलने के बाद भी एमसी ने हार नहीं मानी। उसने सीधे क्रिस्टल स्पेस में पूरी रात ट्रेनिंग की। पूरी रात उसकी ग्रीन फायर जायंट के साथ भयानक लड़ाई चलती रही। सुबह जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए मन ही मन कहा, भले ही मैं अभी तक ग्रीन फायर जायंट को पूरी तरह हरा नहीं पाया हूं, लेकिन पूरी रात क्रिस्टल स्पेस में लड़ने की वजह से मेरी स्पिरिचुअल पावर पहले से काफी बढ़ गई है। उसे रात की वह खतरनाक लड़ाई याद आने लगी। विशालकाय ग्रीन फायर जायंट अपनी नीली चमकती तलवारों से लगातार जानलेवा वार कर रहा था, जबकि एमसी अपनी पूरी फुर्ती के साथ हर हमले से बचते हुए लगातार मुकाबला कर रहा था। उस भयानक जंग को याद करके उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि वह अच्छी तरह समझ चुका था कि हर लड़ाई उसे पहले से ज्यादा मजबूत बना रही है। तभी उसे याद आया कि आज स्कूल में नए रिसोर्सेज मिलने वाले हैं और एक बेहद महत्वपूर्ण क्लास भी होने वाली है। ये सोचकर उसने तुरंत खुद से कहा, अब और इंतजार नहीं, मुझे जल्दी से क्लास में पहुंचना होगा। कुछ ही देर बाद एमसी होंगजी क्लास में पहुंच गया। वहां पहले से ही वॉरियर अलायंस की सम्मानित सदस्य और मेंटल पावर इंस्ट्रक्टर यादी सभी छात्रों का इंतजार कर रही थीं। लाल बालों और चश्मे वाली यादी ने गंभीर आवाज में क्लास शुरू करते हुए कहा, विद्यार्थियों, आज हम समय से पहले एक योद्धा की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक सीखेंगे, स्पिरिचुअल फोर्स इंश्राउडिंग। एमसी चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। यह स्पिरिचुअल पावर कोर्स बेहद खास था, क्योंकि इसमें केवल होंगजी क्लास के वही छात्र शामिल हो सकते थे जिनकी स्पिरिचुअल पावर कम से कम लेवल 2 हो। जब एमसी की नजर यादी पर गई तो वह एक पल के लिए हैरान रह गया। उसकी लाइफ स्ट्रेंथ लेवल 15 से भी ऊपर थी। इसके बाद यादी ने सभी छात्रों को समझाना शुरू किया, आपकी मार्शल स्किल जितनी बेहतर होगी, आप अपने शरीर की ताकत का उतना ही अच्छा उपयोग कर पाएंगे। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल फोर्स पर महारत हासिल कर लेते हैं तो उसी ताकत को लगभग 2 गुनी कार्य क्षमता के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उन्होंने आगे समझाया, सामान्य लड़ाई के दौरान हमारे शरीर से निकलने वाली ऊर्जा पूरे शरीर में असमान रूप से फैल जाती है, जिसकी वजह से उसका बड़ा हिस्सा बेकार चला जाता है। इसके बाद उन्होंने हाथ के इशारे से असली रहस्य बताया, लेकिन स्पिरिचुअल फोर्स इंश्रोडिंग की मदद से आप उस बिखरी हुई ऊर्जा को अपने शरीर के किसी भी एक हिस्से पर पूरी तरह कंसंट्रेट कर सकते हैं, और जब सारी ताकत एक ही जगह इकट्ठा हो जाती है तो आपकी एक्सप्लोसिव फोर्स कई गुना बढ़ जाती है। यादी की बात ध्यान से सुनने के बाद एमसी समझ चुका था कि स्पिरिचुअल फोर्स एनश्राउडिंग कोई साधारण तकनीक नहीं, बल्कि एक ऐसी क्षमता है जो शरीर की ताकत की एक एक बूंद का पूरा इस्तेमाल करना सिखाती है। शिक्षिका ने पूरी क्लास की तरफ देखते हुए कहा, अपने शरीर की ताकत की एक एक बूंद को पूरी तरह इस्तेमाल करने की क्षमता को ही स्पिरिचुअल फोर्स एनश्राउडिंग कहा जाता है। एएमसी उनकी हर बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। तभी उसने अपनी नजर क्लास के बाकी छात्रों पर डाली। हैरानी की बात यह थी कि सभी के चेहरे बिल्कुल शांत थे। यह देखकर उसने मन ही मन सोचा, लगता है यहां मौजूद सभी लोग पहले से ही इस तकनीक की प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसके बाद यादी ने सभी छात्रों को एक जरूरी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, एक बात हमेशा याद रखना, स्पिरिचुअल पावर लेवल 10 से पहले आप जितनी शक्ति चैनल कर सकते हैं उसकी एक सीमा होती है। फिर उन्होंने आगे समझाया, इसलिए अभी अपना ज्यादा समय स्पिरिचुअल फोर्स पर खर्च मत करो। अगर परीक्षा में सबसे अच्छे नतीजे चाहते हो तो फिलहाल अपनी लाइफ स्ट्रेंथ बढ़ाने पर ध्यान दो। इतना कहते ही क्लास का माहौल बदल गया, क्योंकि अब बारी थी परीक्षा की। अगले ही पल यादी के हाथ में बिजली की चमक के साथ एक बैंगनी रंग की बांसुरी प्रकट हुई। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, अब मैं तुम सबकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का टेस्ट लूंगी। सभी छात्र अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। आदेश मिलते ही पूरी क्लास तुरंत अपनी डेस्क के पास खड़ी हो गई। इसके बाद यादी ने परीक्षा का नियम बताया, मैं अपनी बांसुरी पर फटीग मेलोडी बजाऊंगी, जिससे तुम्हारी रेजिस्टेंस और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दोनों की परीक्षा होगी। मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम सब पिछले टर्म से बेहतर प्रदर्शन करोगे। तभी उनकी नजर एमसी पर पड़ी। उसे देखकर उन्होंने कहा, चैंडू, तुम्हारे पास इस टेस्ट में हिस्सा लेने या न लेने का विकल्प है। अगर तुम भाग नहीं लेते तब भी तुम्हारे परीक्षा परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह सुनते ही एमसी एक पल के लिए चौंक गया। हाँ, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ गया कि टीचर ऐसा क्यों कह रही हैं। उसने मन ही मन सोचा, टीचर को शायद लगता है कि मेरी स्पिरिचुअल पावर अभी सिर्फ लेवल 1 है। उन्हें डर है कि जैसे ही फटीग मेलोडी शुरू होगी मैं तुरंत बेहोश हो जाऊंगा। लेकिन एमसी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ यादी की तरफ देखा और दृढ़ आवाज में कहा, टीचर, मैं इस टेस्ट में जरूर भाग लूंगा।
एमसी के आत्मविश्वास भरे जवाब को सुनकर लाल बालों वाली इंस्ट्रक्टर हल्के से मुस्कुराई और बोली, ठीक है। लेकिन मन ही मन वह कुछ और ही सोच रही थी। आजकल के युवा बहुत ज्यादा कंपेटिटिव होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल पावर पर महारत हासिल करना इतना आसान नहीं है। होंगजी क्लास के बाकी छात्र भी अभी इसमें सिर्फ शुरुआती स्तर पर हैं। फिर उनके मन में उस खास छात्र का ख्याल आया जिस पर लिंग यून ने इतनी उम्मीदें लगा रखी थीं। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर वह लड़का बाद में इस टेस्ट में फेल हो गया तो मैं खुद उसे जाकर सांत्वना दूंगी। इतना सोचने के बाद उन्होंने अपनी बैंगनी बांसुरी होंठों तक उठाई और पूरे क्लासरूम में गंभीर आवाज गूंज उठी, सभी लोग अपना पूरा ध्यान केंद्रित करो और अपनी पूरी ताकत से इसका सामना करो। अब मैं फटीग मेलोडी बजाने जा रही हूं। ये धुन एक साथ तुम्हारे शरीर और दिमाग दोनों को पूरी तरह थका देगी। इतनी कठिन चेतावनी सुनने के बाद भी किसी छात्र के चेहरे पर डर दिखाई नहीं दिया। एमसी भी आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा था। अगले ही पल पूरी क्लास ने एक साथ जोश से जवाब दिया, जी टीचर। हर छात्र के चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज साफ दिखाई दे रही थी, इस कठिन परीक्षा को हर हाल में पार करने का अटूट जुनून।